हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं परमानेंट कमीशन 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो 10+2 से आप समझ सकते हैं कि ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है एंड दिस इज द 54th कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है जनवरी 2026 में। जो टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है इसकी जो कैंडिडेट्स होते हैं दे गो टू ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर जनरल अवेयरनेस ओनली एंड रेडी रखना। नोटिफिकेशन आगे है तो नोटिफिकेशन पे भी हम आएंगे। पहले हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि दिस इज द 54th कोर्स ऑफ 30 ईयर्स। जनवरी 2026 में ये स्टार्ट होगा। इसमें एज अलाउड है 16.5 to 19.5, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी एज इन इसके बीच में होनी चाहिए। ये आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपको अगर 2 जुलाई 2026 के बाद पैदा हुए हैं या फिर उस दिन पैदा हुए हैं और 1 जुलाई 2009 से पहले हुए हैं या उस दिन पैदा हुए हैं, बिकॉज बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, देन यू आर एलिजिबल फॉर इट। देन इट इज ओपन फॉर अनमैरिड मेल। ओके, बिकॉज 21 से नीचे वैसे भी यू शुड नॉट बी मैरिड। यूजुअली 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए, यूजुअली क्या 12th क्लास के बच्चों के लिए ही होती है। तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम विथ 60% मार्क्स, और साथ ही साथ जेईई मेंस में आपका अपेयर होना कंपलसरी है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। आपने जैसी एप्लीकेशन भरी आप डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो गए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी में अगर आप कॉन्फ्रेंस इन होते हैं यानी कि रिकमेंड होते हैं तो आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद जितने भी लोग मेडिकल में फिट होते हैं उनकी बेसिस पे मेरिट बनाई जाती है फिट लोगों की, और जो मेरिट लिस्ट होती है उसके हिसाब से आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। दैट इज इट। अब इसकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि जो ये जो हम बात कर रहे थे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी कि अप्लाई करने के कितने दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एसएसबी में कॉल आएगा या नहीं, वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एसएसबी कब हो सकती है, एसएसबी जो होती है अगस्त से सितंबर के बीच में होती है। एंड चॉइस ऑफ एसएसबी डेट्स ओपन फॉर 2 वीक्स इन जुलाई। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके, आगे जो हम देखते हैं प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, यानी कि आप दो तरह की ट्रेनिंग होती है। पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग जो कि अब बंद होने जा रही है, जो कि टेरिटोरियल आर्मी में अवेलेबल होती है या फिर मेडिकल ब्रांच में अवेलेबल होती है। और दूसरी होती है प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, जो कि यूजुअली आप ट्रेनिंग के बारे में जो जानते हैं। सो ये होगी कैडेट्स ट्रेनिंग विंग एंड आईएमए देहरादून। ओके, तो फर्स्ट पार्ट विल बी इन कैडेट्स ट्रेनिंग विंग 3 साल का, एंड आफ्टर दैट 1 साल का जो होगा वो आईएमए देहरादून में होगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो कि मैंने बोला 3 साल पहले सीटीडब्ल्यू एंड लास्ट का 1 साल जो है आईएमए में होगा, जैसे कि एनडीए में होता है। आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाएगी 4 साल के बाद में, एंड यू विल ऑल्सो गेट द स्टाइपेंड ऑफ 56,100 पर मंथ फॉर आईएमए ओनली। क्यों? क्योंकि जब आप 3 साल का सीटीडब्ल्यू का फेज पूरा कर लेंगे तो आप जब अंतिम पग पर पैर रखेंगे तो उस टाइम पे आपकी कमीशनिंग होगी। तो आप कमीशन, वैसे एक्चुअली में तो 4th ईयर में कमीशनिंग होती है। कमीशनिंग तो 4th ईयर में होगी, बट जैसे कि एक्स एनडीएज होते हैं, मतलब जैसे आई वाज इन आईएनए, तो 4th ईयर में वो लोग आईएनए में आते हैं। एक्स एनडीएज हम उनको बोलते थे। तो दे यूज टू गेट स्टाइपेंड इन द 4th ईयर, बिकॉज मिडशिपमैन एक तरीके से उनको माना जाता था 4th ईयर में। सो इट विल बी सेम इन आर्मी एज वेल। आपको 4th ईयर में स्टाइपेंड मिलेगा 56,100, और बाकी के जो यू नो इट्स नॉट अ सैलरी, इट्स जस्ट अ स्टाइपेंड इवन दो इट इज सेम एज द बेसिक पे ऑफ अ लेफ्ट हैंड। उसका रीजन ये है कि अगर ये सैलरी होता तो आपको वहाँ पे साथ में अलाउंसेस भी मिलते, डीए भी मिलता, बट वो सब नहीं होगा। आप ट्रेनिंग के बाद आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी, और कमीशनिंग होने के बाद आपकी जो सैलरी होगी, ये सैलरी होगी आपकी लेवल 10, यानी कि 56,100 प्लस डीए। डीए आपका 55% ऑफ बेसिक पे अभी चल रहा है, प्लस अदर अलाउंस। तो ये जो टोटल मिला के होता है
ये आपका सैलरी होगी। सो इट्स समवेयर अराउंड 1.2 लाख और समथिंग लाइक दैट। ओके, 1.2 लाख, 1.3 लाख, समथिंग लाइक दैट। हाँ, साथ में 15,500 मिलिट्री सर्विस पे भी आपको मिलेगा। ओके, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, फ्री मेडिकल कवर मिलेगा फॉर यू एंड योर फैमिली, एंड देन यू कैन ट्रेवल टू होम टाउन वंस अ ईयर। ये सब आपको मिलेंगे। कमीशनिंग क्या है, यहाँ पे परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है कि आफ्टर 20 years यू आर एलिजिबल फॉर पेंशन। तो यहाँ पे पेंशन भी आपको 20 years की सर्विस के बाद मिलती है। अब यहाँ पे कौन सी, यू नो व्हाट इज द प्राइमरी आर्म जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होगा, वो है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियर्स विंग में ब्रांच में आप जा सकते हैं। देन कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में जा सकते हैं, ईएमई में जा सकते हैं। तो दीज आर द ब्रांचेस वेयर यू कैन गेट पोस्टेड। ओके, अब हम आते हैं नोटिफिकेशन वाले पार्ट पर। तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th क्लास पास कर ली है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, यानी कि पीसीएम से, और उन्होंने जेई मेंस 2025 में भी अपेयर किया है। ओके, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं टीएस एंट्री के लिए, टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड और यू कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और यू कैन बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट हुए कहाँ से, फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, यूथोपिया एंड वियतनाम। बट इन सब में एक कंडीशन होती है, फर्स्ट यू शुड हैव द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग इन इंडिया, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके लिए एक सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, दैट हैज टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैसे तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये लोग मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे, तो ये आप नेपाल और इंडिया वालों के लिए है। हाउएवर दिस सर्टिफिकेट इज नॉट नेसेसरी फॉर गोरखा सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल। तो नेपाल को हमने इसलिए अलग से किया है बिकॉज वहां पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। ओके, अब दूसरी बात, आप ट्रेनिंग से पहले तो अनमेरिड है, आप बोलो मैं तो ट्रेनिंग के टाइम पे 21 साल का हो गया, तो कैन यू मैरी? नो, यू मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल दे कंप्लीट योर ट्रेनिंग। जब तक आपकी पूरी ट्रेनिंग यानी कि 4 साल की, आईएमए का पोर्शन भी जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपका मैरिज आप नहीं कर सकते, ये आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। ओके, अगर आप मैरिज करते करते हैं, और अगर आप शादी करते हैं, कैंडिडेट हु मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और यू विल बी लायबल फॉर रिफंड ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अराउंड 16,000 पर वीक के हिसाब से, फौज आपके ऊपर खर्चा करती है, वो सारे पैसे आपको पर वीक के हिसाब से वापस करने होते हैं। अब एज लिमिट की जो हम बात कर रहे थे, एज लिमिट क्या है, यू शुड बी बॉर्न यू शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 2006 एंड नॉट आफ्टर 1 जुलाई 2009। तो इन डेट्स को अगर आप पैदा हुए हैं तो यू आर एलिजिबल, बट इससे पहले और इसके बाद में यू आर नॉट एलिजिबल, इसके बीच में यू आर एलिजिबल। ओके, अब मार्कशीट, अब ये डेट ऑफ बर्थ, कुछ लोग कहते हैं आधार पे कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, तो आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट की है, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ 12th में पढ़ाई करो या ना करो, 10th में पढ़ाई जरूर करो, बिकॉज पूरी जिंदगी आपको ये मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। ओके, तो और कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी 10th क्लास की सिर्फ मार्कशीट ही यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। ओके, कैंडिडेट शुड नोट दैट वंस अ डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड बाय देम एंड एंटर्ड इन रिकॉर्ड, एक बार आपने जो अपना रिकॉर्ड में लिखवा दिया डेट ऑफ बर्थ, वो बाद में चेंज नहीं होगा। ये एक बड़ा केस हुआ था, हमारे जनरल साहब थे आर्मी के, 2011 के आसपास के, आप सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाई दिस क्लॉज हैज बीन पुट। ओके, अब आपने पास भी कर लिया 10+2, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपका मिनिमम 60% होने चाहिए एग्रीगेट। ओके, यानी कि तीनों के इकट्ठे आपके पीसीएम के 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। जेई मेंस में अपेयर होना चाहिए 2025 वाले में। अब मेडिकल एग्जामिनेशन के जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है, ये आप ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट
ज्वाइन इंडियन आर्मी। ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी डॉट इन पे आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो रिक्वायर होते हैं। तो अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा, जो फिजिक जैसे आपने पुशअप्स होते हैं, रनिंग होती है, कि आपको 2.5 किलोमीटर रन करना है इतने मिनट्स में। ओके, इतने मिनट्स में, जो भी है एक्स वाई जेड मिनट्स, क्योंकि ये एज ग्रुप के हिसाब से वेरी करती है ये, किसको कितने टाइम में करना है। आप देख सकते हैं टी का, ये एसएसबी के लिए नहीं है। ओके, दिस इज नॉट फॉर एसएसबी। ये एसएसबी के लिए नहीं होता, ये एकेडमी में जाने के बाद के स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रन दैट मच इन दैट मच मिनट, अभी एज ऑफ नाउ आप उतने पुशअप्स नहीं कर पा रहे, डजेंट मैटर, एकेडमी में जाके आपसे सब करवा लिया जाएगा। ओके, देन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड रिमेन कॉन्फिडेंशियल एंड विल नॉट बी डाइवर्स्ड। किसी को नहीं बताया जाएगा कि मेडिकल बोर्ड की क्या थी प्रोसीडिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने एनडीए एग्जाम दिया, उसमें आप चीटिंग करते हुए पाए गए, आप दीवार हो गए, तो आप फिर इसके लिए भी वैसे तो यूजुअली यही होता है, अगर आप एक बार किसी एग्जाम में दीवार हो जाते तो आप लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए सभी एग्जाम्स में दीवार होते हैं। तो यू शुड नॉट हैव बीन dbarred from appearing in any examination by UPSC. Okay, you should not have been arrested or convicted by court or involved in any court case. ठीक है, अगर ऐसा पाया जाता है, if such issue comes to notice during the selection process or pre commissioning training, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान भी अगर पाया जाता है, तो योर कैंडिडेचर विल बी कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर या फिर विड्रॉल फ्रॉम द एकेडमी, और पैसे आपको तब भी देने पड़ेंगे। अब बात आती है वैकेंसीज कितनी है। एज ऑफ नाउ देयर आर 90 वैकेंसी, बट दीज आर प्रोविजनल, यानी कि कम ज्यादा भी हो सकती है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग कैपेसिटी एट कैडेट्स ट्रेनिंग विंग। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कमीशन मैं आपको बता ही चुका कि आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा और आपकी रैंक होगी लेफ्टिनेंट की। ट्रेनिंग 4 साल की होगी प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमीज में, यानी कि फेज 1 जो है आपका, वो होगी इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट कैडेट्स ट्रेनिंग विंग लोकेटेड एट सीएमई पुणे, या फिर एमसीटीई महू, या फिर एमसीईएमई सिकंदराबाद। अब ये क्या है, ये ईएमई की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, मतलब इस तरीके से आपको अलॉट अलॉट होगा कि आपको कहाँ पे होगी। तो ये सारे कैंडिडेट जितने भी हैं, यहाँ से फिर ट्रेन होके कहाँ पे जाते हैं फोर्थ ईयर में, दे गो फॉर इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। स्टार्टिंग में जो होती है इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, सीटीडब्ल्यू में होती है। और जो सेकंड फेज होता है ये आपका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ये कहाँ पे होता है, आईएमए में 1 साल का। अब डिग्री की बात आती है, ये आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। ठीक है, 3 साल के बाद की नहीं, 4 साल के बाद ये मिलती है। और ये आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि एंटीडेट सीनियोरिटी क्या होती है। फौज में क्या होता है ना, जैसे कि कुछ लोग बाहर से ग्रेजुएशन करके आते हैं और फिर वो 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं, उनको कुछ एंटीडेट सीनियोरिटी मिलती है, यानी कि कुछ डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस इन देयर सब कोर्सेज वगैरह, कुछ आपको सीनियोरिटी दी जाती है कुछ मंथ्स की, या फिर वो सब वो यहाँ पे नहीं होगी। ड्यूरिंग द नो एंटीडेट सीनियोरिटी विल बी एडमिसिबल टू कैंडिडेट्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिग्री। तो जैसे मैंने बताया कि जब आप बाहर से इंजीनियरिंग डिग्री करके आते हैं, डायरेक्ट आईएमए में जाते हैं, तो होता है ना कि आपने 4 साल की डिग्री बाहर की, फिर 1 साल का आईएमए किया, तो आपके तो 5 साल हो गए। बाकी लोग तो ये 4 साल में कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ मंथ्स की सीनियोरिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे सीनियोरिटी नहीं है, बिकॉज यू आर एनीवेज डूइंग अ 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री ओनली। अब क्या है, ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेनिंग मैक्सिमम ऑफ 2 रेलीगेशंस विल बी परमिटेड। रेलीगेशन क्या होता है, ऑन अकाउंट ऑफ एकेडमिक ग्राउंड, यानी कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको वो टर्म रिपीट करना पड़ता है।
उसको बोलते हैं रेलीगेशन। तो आप मैक्सिमम 2 बार रेलीगेशन अलाउड होती है, तीसरी बार होती है आपको अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। एनी फर्दर रेलीगेशन ऑन एकेडमिक ग्राउंड, ग्राउंड और भी होते हैं, डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे भी रेलीगेशन हो जाती है, या फिर आप मेडिकल, आपको चोट लग गई, आप एडमिट थे, तो आपकी 50 या जितने भी दिन की ट्रेनिंग है उस टर्म की, 75 डेज की ट्रेनिंग आपने मिस कर दी, 100 डेज की ट्रेनिंग मिस कर दी उस टर्म की, तो आप क्या होता है, रेलीगेट हो जाते हैं मेडिकल ग्राउंड पे। तो हो सकता है, लेकिन अगर आप थर्ड टाइम मेडिकल ग्राउंड एकेडमिक ग्राउंड पे रेलीगेट होते हैं, इट विल लीड टू विड्रॉल फ्रॉम ट्रेनिंग, आपको निकाल दिया जाएगा। अब आप सेलेक्ट हो गए, मेरिट में आपका नाम आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे यार मेरिट में भी आ गया था तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं आई। तो योर अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल, प्रोविजनल सब्जेक्ट टू satisfactory verification by concerned civil police education authorities etc। यानी कि आपका देखा जाएगा कोई केस तो नहीं चल रहा, कन्विक्टेड तो नहीं हो, आपको जेल तो नहीं हुई कभी पास्ट में, वो देखा जाएगा। साथ ही साथ आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो सही है कि नहीं है। और आप सोचोगे जैसे आपने एकेडमी ज्वाइन भी कर ली, आप सोचोगे चलो अब तो बच गया, नहीं, ये वेरिफिकेशन 1 डेढ़ साल लग जाती है और चलती रहती है पीछे बैकग्राउंड में। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वेरिफिकेशन बैकग्राउंड में चलती रहती है। सो इन केस इट इज फाउंड टू बी रॉन्ग, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपसे पैसे लिए जाएंगे। कितने पैसे लिए जाएंगे? एज ऑन 2021 दिस मनी वाज 13,940। अभी शायद मैं टीजीसी की देख रहा था, टीजीसी में 16,000 दिया हुआ था, तो मे बी इट कैन बी revised also, but as of now 13,940 rupees पर वीक फौज आपके ऊपर स्पेंड करती है वहां पे रहने का, सारी चीज का, रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का, हर चीज का। एंड दिस कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज बोर्न बाय द स्टेट यानी कि सरकार इंडिया। एंड दिस विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट अगर आप कोई भी पर्सनल रीजन से विड्रॉ होते हैं। ओके, क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं कि हमसे ट्रेनिंग नहीं हो रही भाई, हम हमारे बस की नहीं इतनी टफ ट्रेनिंग, तो उस केस में अगर आप छोड़ के जाते हो तो आप जितने भी वीक के बाद छोड़ के जाते हो आपको इससे मल्टीप्लाई करके पैसे देने होते हैं। अब प्रमोशन क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। आप कमीशन होके ल्यूटिनेंट बन गए, ओके, बन गए जी आप ल्यूटिनेंट, लेफ्टिनेंट, कमीशन होके, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, कमीशन होने के 2 साल बाद आप कैप्टन बन जाओगे। कमीशन होने के 6 साल बाद, यानी कि कैप्टन के 4 साल बाद, कैप्टन +4 आप मेजर बन जाओगे। उसके कमीशन होने के 13 ईयर्स बाद, यानी कि मेजर +7, मेजर +7 आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे। यहाँ तक होता है टाइम स्केल, ठीक है। इसके बाद आप जो कर्नल बनते हो वो बनते हो ऑन, इट इज अब ये इन्होंने दे दिया ऑन सिलेक्शन बेसिस। तो बेसिकली कर्नल बोर्ड बैठता है, कर्नल बोर्ड में आपको कर्नल बनोगे या नहीं वो बोर्ड डिसाइड करता है। फिर ब्रिगेडियर बनने के लिए बोर्ड बैठता है, वो डिसाइड करता है। मेजर जनरल का बोर्ड बैठता है, ये सारे बोर्ड डिसाइड करते हैं। तो दिस इज वेरी स्ट्रीप ट्रायंगल, इस तरीके से है। यहाँ तक तो सब है लेफ्टिनेंट कर्नल, ऊपर कौन जाएगा वो डिसाइड होगा। लेकिन मान के चलिए आपके बोर्ड में आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो आप कर्नल कब बनेंगे? इसको बोलते हैं कर्नल टाइम स्केल। ये कब बनता है? 26 ईयर्स फ्रॉम कमीशनिंग, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल +13, तो टोटल 26 साल के बाद जब आप रिटायर हो रहे होंगे, उससे पहले होते तो लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेकिन अगर 26 पे होंगे तो आप कर्नल बन के रिटायर होंगे। आगे बढ़ते हैं, पे की बात आती है। इसके बारे में अभी ज़्यादा मत सोचो, अच्छा खासा पे है, बहुत अच्छा पे है, ठीक है, तो इसकी आप मत सोचो। मिलिट्री सर्विस पे क्या होता है, ये लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक मिलता है, फील्ड पोस्टिंग होती है ये, तो आपको उसका 15,500 रुपीज़ मिलता है, एमएसपी मिलता है। जब आप ट्रेनिंग में है तो उस टाइम पे आपको 4th ईयर में मिलेगा 56,100। जैसे कि मैंने बताया कि जो एक्स एनडीए कैंडिडेट्स होते थे, वो जब 3 साल बाद आईएनए में जाते हैं, एएफए में जाते हैं या आईएमए में जाते हैं, तो उनको ये स्टाइपेंड मिलता है। सेम स्टाइपेंड आपको भी मिलेगा। और 4 साल के बाद आप कमीशन होके लेफ्टिनेंट बन जाओगे। आप मत सोचना आईएम में जाओगे तो कमीशन होके जाओगे, नहीं। उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग
कमीशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, और तब आपको पे मिलेगा, उससे पहले स्टाइपेंड मिलेगा 4th ईयर का। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रांट, ये सब में अभी आप मत पढ़िए। डेढ़नेस अलाउंस मैंने बताया वो सरकार डिसाइड करती है, अभी 54-55% चल रहा है, लेकिन ये जब आप ऑफिसर बन जाओगे उसके बाद है। किट मेंटेनेंस अलाउंस, ये क्या होता है? अब जो ड्रेस अलाउंस मिलता है 25,000 रुपये साल का, ये उसी का पार्ट हो गया है। पहले किट मेंटेनेंस अलाउंस होता था, अभी सीधा सिंगल रेट हो गया है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन होता है, ये भी अभी आपने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका अगर आप देखना चाहे, हाई हार्डशिप में क्या होता है, आपको 31,250 होता है। ये किस किस को मिलता है? ये फ्लाइंग ऑफिसर्स को मिलता है, पायलट्स को, मरीन कमांडोज को मिलता है जो अपनी नेवी के मार्कोस होते हैं, शेरेट अलाउंस होता है। देन स्पेशल फोर्सेस को मिलता है ये। उसके बाद सबमरीनर्स को मिलता है 31,000। कोबरा वालों को मिलता है, कोबरा जो आपके कमांडोज होते हैं। एंड देन हाई अल्टीट्यूड अलाउंस फॉर कैटेगरी 3, ये जो आपके सियाचिन वगैरह जो आ जाते हैं, ये होते हैं इसमें। ठीक है, ओके, सियाचिन का तो यहाँ पे डायरेक्ट दे ही दिया, नॉट सियाचिन। मैक्सिमम जो है वो सियाचिन का है 53,000 सियाचिन अलाउंस। उसके बाद में ये हार्डशिप स्टार्ट होती है। उसके बाद तो ये इसमें आप बेसिकली डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो ये बाद की चीज़ें हैं, आपको क्या मिलता है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, उसके हिसाब से है, दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ। फौज में यू नो बस आपको देश का सोचना है, बाकी आपकी सैलरी के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में सब फौज सोचती है उसके बाद। दीज आर द अलाउंसेस डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस में आपको बोल ही चुका, अभी ये ड्रेस अलाउंस बन चुका है। एंड दिस इज 25,000 पर ईयर। राशन जो होता है आपको, इट इज इन काइंड, यानी कि पैसे नहीं मिलते आपको, पीस एंड फील्ड एरियाज में मिलता है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है आपका, पे लेवल 9 एंड अबव के लिए होता है ये। दिस इज 72,200 प्लस डीए। ये होता है हाई टीपीटी, यानी कि जो आपकी एक्स कैटेगरी सिटीज होती है, यानी कि हाई बड़े शहर जो होते हैं, बाकी जगह पे ये होता है 3600 प्लस डीए। उनकी हाई टीपीटी सिटीज कौन सी है? हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोची, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो ये सब आपके हाई टीपीटी सिटीज हो गई। मैंने जो बताया था बड़े बड़े जो शहर होते हैं वो उसमें आते हैं। वहाँ पे 10,200 प्लस डीए होता है, बाकी जगह 3600 प्लस डीए। और अगर आपको गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट मिला हुआ है तब ये आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये तब मिलता है अगर आप अपना खुद का व्हीकल यूज कर रहे हो। अब पे लेवल 14 एंड अबव से क्या होता है, यू आर एंटाइटल्ड टू यूज ऑफिशियल कार। ठीक है, या तो ये जो कार का ऑप्शन होता है सबके लिए नहीं होता फौज में ना, 14 एंड अबव पे है। इधर यू कैन यूज ऑफिशियल कार और यू कैन ड्रॉ टीपीटीए एट द रेट ऑफ 15,750 प्लस डीए। ये सब बहुत बाद की चीज है, आई थिंक इसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, है ना। ये बहुत बाद की चीज है, अभी सिर्फ सिलेक्शन वाली चीज पे जाइए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है 2,812 पर मंथ। ठीक है, ये सिर्फ दो बच्चों के लिए होता है, पहले जो दो बच्चे होते हैं, फर्स्ट टू सर्वाइविंग किड्स। ओके, फ्रॉम 3 क्लासेस, ओनली फ्रॉम 3 क्लासेस बिफोर क्लास 1 to क्लास 2। ये सब आगे की चीज़ है यार, इसमें यू शुड नॉट गेट इनटू इट। हॉस्टल सब्सिडी, लीव, दीज ऑल यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हाउ टू अप्लाई। इसके लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in पे जाना है। यहाँ पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पार्ट में जाना है, एंड देन यू हैव टू फिल द फॉर्म। You are permitted to make changes to data filled incorrectly in online application till the closing of the online application। यानी कि इसलिए टाइम रहते भरने में समझदारी है कि अगर आप कुछ मिस्टेक भी करते हैं तो टिल द टाइम ऑफ द लास्ट डेट यू कैन स्टिल मेक करेक्शन। ओके, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट हिज एप्लीकेशन ईच टाइम ही ओपन्स हिज एप्लीकेशन फॉर एडिटिंग। तो हर बार अगर आप एडिटिंग करते हैं उसके बाद सबमिट भी करना है। ठीक है, फिर जो लास्ट सबमिट होगा वो आपका माना जाएगा।
सिर्फ आप एडिटिंग कर देते हैं और सबमिट नहीं करते तो एडिटिंग जो है वो आपकी सेव नहीं होगी। ओके, और बाद में आप ये भी नहीं कहोगे मेरी ये गलती हो गई वो गलती हो गई, वो सबका नहीं सोचना। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटिंग द फॉर्म यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बॉक्स ऑफ हैविंग सबमिटेड। तो आपके ईमेल वगैरह अलग से नहीं आएगा, वहीं पे उसी पेज पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। फिर जब आपको लगे कि मेरा हो गया, फाइनल हो गया, प्रिंट आउट द एप्लीकेशन। ये ज़रूरी है क्योंकि आपको एसएसबी का टाइम पे भी चाहिएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद आप इसको प्रिंट करने हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन विद रोल नंबर। ठीक है, तो आपको 2 कॉपी जो है इसकी लेकर जानी है। पहली जो कॉपी है वो सेल्फ अटेस्टेड होगी और वो एसएसबी में लेके जानी है। दूसरी कॉपी आपको बाद में काम आएगी। जो दूसरी कॉपी है, इट इज टू बी रिटेन्ड बाय कैंडिडेट फॉर हिज रेफरेंस। देयर इज नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी टू डायरेक्टरेट जनरल। उसकी जरूरत नहीं है, बस एक आपको एसएसबी में सबमिट करनी है सेल्फ अटेस्टेड, और दूसरी अपने पास रखनी है। साथ ही साथ एसएसबी में आपको 10th की मार्कशीट लानी है आपका एज दिखाने के लिए। 12th की मार्कशीट लेके आनी है आपको ओरिजिनल में, ठीक है ना। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों लेके आने हैं। ये आपको क्यों लेके आना है, आपका 60% है या नहीं वो दिखाने के लिए। आपका आईडी प्रूफ लेकर जाना है और आपको अपने जेई मेंस का रिजल्ट की कॉपी लेकर जानी है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेकर जानी है, जितने भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके ओरिजिनल्स रिटर्न हो जाएंगे और आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपको 20 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज, सेल्फ अटेस्टेड का मुझे नहीं पता, लेकिन 20 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लेके जाइएगा। एक पासपोर्ट साइज में ना लोग, आई डोंट नो पीपल आर अवेयर और नॉट अवेयर, लोग कैप पहन लेते हैं या फिर साइड में से देख रहे होते हैं। सी, पासपोर्ट साइज का एक फिक्स साइज होता है, ऐसे ही नहीं कि आप रैंडम साइज लगाओगे। वो जो उस साइज का जो फोटो होता है उसमें आपके दोनों ईयर शुड बी विजिबल, दैट मीन्स यू आर लुकिंग स्ट्रेट। ठीक है, बैकग्राउंड भी उसका जो है यूजली प्रेफरेबली ब्लू होना चाहिए। ओके, so please take note of it कि आप both your ear should be visible, आप you should be looking straight, you should not be wearing goggles, you should not be wearing a cap। लोग अजीब अजीब टाइप के फोटोज लेकर आ जाते हैं। ओके, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन। ये इसलिए बोला गया है कि आपको बताया गया अगर आप मिस्टेक हुई है तो उसी को बार बार करेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन आपको नहीं बढ़नी है। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन बढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर। मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं बढ़नी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर एप्लीकेशन भरने के बाद आपका कुछ भी चेंज होता है, एड्रेस वगैरह आपका घर चेंज हो गया, देन यू मस्ट कम्युनिकेट बाय पोस्ट। कम्युनिकेट बाय पोस्ट, जहाँ पे आपको रोल नंबर बताना है, अपना नेम बताना है और कोर्स कौन सा था वो बताना है। क्योंकि बहुत सारी वैकें यू नो एक टाइम पे रिक्रूटमेंट चल रहा होता है, आपको बताना है कि आप कौन से रिक्रूटमेंट वाले हो अगर आपका एड्रेस चेंज होता है तो। इन केस द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, वी आर होपिंग कि नहीं होंगे, बट कुछ लोग ज़रूरी होता है तो 12th के बाद से ही, या फिर ओपन से 12th करते हैं। ओपन वालों को भी अलाउड है, ओपन से 12th करते हैं साथ में जॉब कर रहे होते हैं। सो दे विल हैव टू इन्फॉर्म हिज एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंड ऑल्सो गिव अंडरटेकिंग दैट यू हैव इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर इन राइटिंग। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक इंटीमेशन अपने एम्प्लॉयर को जरूर दे देना है कि आप अप्लाई कर रहे हैं आर्मी के लिए। रिटर्न इंटीमेशन देना और अपने पास भी उसकी रिसीविंग कॉपी रखिए। ठीक है, सिर्फ बताना है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। और हाँ, जब आप परसेंटेज लिखेंगे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट एग्जैक्ट पीसीएम परसेंटेज अप टू 2 डेसिबल प्लेसेस। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करना, यू आर नॉट टू राउंड इट ऑफ। ये आपका 87.8 है तो आप उसको 89 नहीं लिख 88 नहीं लिख सकते। ओके, बिकॉज दैट विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स एंट्री और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर 87.85 है तो उसको 85 ही लिखना है, या फिर 87.89 है तो उसे 89 ही लिखना है, 9 नहीं करना, 87.9 नहीं करना। बिकॉज पॉइंट के हिसाब से भी सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, सो द इंटीग्रेटेड है आईएचक्यू जो होता है हमारा,
आर्मी का, इट रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन एंड टू फिक्स कट ऑफ विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो आप इनसे आरटीए डाल के रीजन नहीं पूछ सकते कि यही क्यों रखा आपने, इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं जाएगा आपको। ओके। और अगर आपकी इनकम इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। और आपको ये भी नहीं बोला जाएगा कि आपकी इनकम्प्लीट है, इसको पढ़ लीजिए। कोई ईमेल या मैसेज या कॉल नहीं किया जाएगा कि आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, इसको सब कंप्लीट कीजिए, कुछ नहीं बताया जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट। ओके। एसएसबी जो टेंटेटिव है वो अगस्त सितंबर में, यूजुअली अगस्त में स्टार्ट हो जाती है टीएस की एंट्री। और अगर आपकी एसएसबी में कुछ चोट लगती है तो उसका कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट आपसे रिस्क सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर आप 18 से कम है तो आपके पेरेंट्स साइन करके देंगे कि हम रिस्क ले रहे हैं एसएसबी का, बच्चा अगर गिर जाता है, चोट लग जाती है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला कि आधे लोग छोड़ के चले जाते हैं अकेडमी, बाद में लगता है कि मतलब छोड़ के नहीं जाते, निकाला जाता है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इफ यू हैव विड्रॉन फ्रॉम एनडीए, ओटीए, आईएमए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और एनी सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, ठीक है, आप फेल हो गए तो अलग बात है कि तब पढ़ाई नहीं करते थे, आप पढ़ाई करने लग गए हो, लेकिन डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे अगर निकाला गया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फाइनल मेरिट लिस्ट भी इसी वेबसाइट पे आएगी, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, ठीक है, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, ये आपको यहीं पे मिलेगी डिटेल आपको। अब सिलेक्शन प्रोसीजर पे हम जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे तो सब कुछ ही देख चुके हैं हम। सबसे पहले होगी शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग कौन करेगा, मैंने बताया आईएचक्यू करेगा, ठीक है। वो किस बेसिस पे होगी, बेस्ड ऑन जेई के मार्क्स का आपका जो है, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो 12th की मार्कशीट है। ओके। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में क्या होगा, सेंटर अलॉटमेंट विल बी इंटीमेटेड, यानी कि आपको एसएसबी का सेंटर बताया जाएगा ईमेल के थ्रू कि आपका एसएसबी कहाँ पे होगा। एसएसबी सेंटर आपको देने के बाद यू विल बी गिवन एसएसबी डेट्स। ओके। अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है कट ऑफ के बेसिस पे विल अंडरगो एसएसबी एट वन ऑफ द सिलेक्शन सेंटर, यानी कि प्रयागराज में हो सकता है आपका, या फिर भोपाल में हो सकता है, या फिर बेंगलोर में हो सकता है, या फिर जालंधर में हो सकता है। इनमें से किसी एक सेंटर पे आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। वहां पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ग्रुप जीटीओ टास्क कराएंगे, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके इंटरव्यू लेंगे। ये 5 दिन का प्रोसेस होता है, इसके लिए अलग वीडियो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बुलाया जाएगा, आप इसके लिए आपको ईमेल आईडी मिलेगी और एसएमएस से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ईमेल आईडी पे इन्फॉर्म किया जाएगा और एसएमएस से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा सेंटर किसको मिलता है, ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, यानी कि जब आप एसएसबी में जाते हो, स्टेज 1 होती है जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, और स्टेज 2 होता है जिसके एंड में कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। जो आप स्टेज 1 में अगर आप पहले दिन आउट हो जाते हैं तो आप आगे की स्टेज के 4 दिन के लिए नहीं रहते हैं। अगर आप स्क्रीनिंग में इन हो जाते हैं, यानी कि स्टेज 1 क्लियर कर देते हैं, तो फिर आप बाकी के 4 दिन के लिए भी रहते हैं। एसएसबी का डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल मेक अ वीडियो ऑन एसएसबी एज वेल, ठीक है। मेडिकल्स का जो जहाँ पे भी आपका एसएसबी हुआ होता है उसका जो नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आपका मेडिकल होता है, ठीक है। उसके उसके बाद क्या होता है, आपके मेरिट बनती है, जो लोग फिट होते हैं उन सबकी मेरिट बनती है, और मेरिट कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द एसएसबी एंड डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट, इनको ज्वाइनिंग लेटर कब दिया जाता है, इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। क्योंकि जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि टोटल चारों सेंटर मिला के कितने लोग रिकमेंड हो चुके हैं, जो मेडिकल कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि बाकी सब जगह से कितने लोग फिट हुए हैं। तो जब एंड में रिजल्ट कोलेट किया जाता है तब पता चलता है कि टोटल कितने लोग फिट है और उनके कितने मार्क्स है, उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। अब बात आती है कि आप जब रिकमेंड हो जाते हैं एसएसबी में, तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से वाले कैंडिडेट ट्रेनिंग विंग में जाना चाहेंगे, आप पुणे वाले में जाना चाहेंगे,
आप महू वाले में जाना चाहेंगे या आप सिकंदराबाद में जाना चाहेंगे, ये आपको बतानी ही बतानी है। मतलब बेसिकली तीनों को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको देना होता है कि विच वन विल यू प्रेफर। लेट मी टेल यू वन थिंग, शहर के नाम पे सेलेक्ट मत करना, सिलेक्शन करना कि वहाँ पे कौन, जैसे ईएमई के लिए सिकंदराबाद है कि आप ईएमई में जाना चाहते हैं या किस में जाना चाहते हैं, उसके बेसिस पे यू गो फॉर इट। ओके, फाइनल एलोकेशन क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इंडियन आर्मी। ओके, और आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में दिया गया होगा कि आप यहाँ जाना है। बाद में नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ जाना है, या फिर आप चेंज नहीं करा सकते। मैंने जैसे कि बोला था कि 2.4 किलोमीटर, 10 मिनट 30 सेकेंड, पुशअप्स 40, पुल अप 6, सिटअप्स 30, ये सब जो है अकेडमी के बाद की होती है ना, ये अकेडमी के अंदर जाके सिखाया जाता है, कराया जाता है। लेकिन योर लाइफ वुड बी मच इजियर अगर आप पहले से ये सब करके जाते हैं तो। एसएसबी में यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू इट, लेकिन अकेडमी में जाने से पहले अगर ये सब करके जाएंगे तो योर लाइफ इन एकेडमी वुड बी मच इजियर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि शहर का नाम मत देखना, ये देखना कि अगर आप पुणे जा रहे हैं तो सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आपको सिविल में इंजीनियरिंग करनी है या मैकेनिकल में करनी है, या फिर अगर आपको आईटी में करनी है तो आप महू भरिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो सिकंदराबाद भरिए। तो जैसे जेई के बाद आप सोचते हैं ना कि मेरे को सिविल लूँ कि आईटी लूँ या क्या लूँ, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है। क्योंकि अगर आप पुणे में जाते हैं यानी कि सिविल एंड मैकेनिकल लेते हैं तो यू विल बी गोइंग इन इंजीनियरिंग कॉर्प्स। अगर आप महू में सेलेक्ट होते हैं यानी कि टेलीकॉम और आईटी वाला लिया तो आप जाएंगे सिग्नल्स में। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का सीएससी डिग्री, सीएस की डिग्री और आईटी की डिग्री अलग होती है, सिग्नल्स अलग है। थोड़ा पता करना है इसके बारे में, नॉट स्पीक मच। ठीक है ना, इट इज नॉट वो कोडिंग वाला चीज। सिकंदराबाद में अगर आप जाते तो आप ईएमई में जाते, जैसे मैंने बोला था। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना जो प्रेफरेंस है उसी हिसाब से देना है कि आप सिविल में इंटरेस्टेड हैं या आईटी में हैं या इलेक्ट्रिकल में हैं, वो इंजीनियरिंग की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और फाइनली यू विल एग्जीक्यूट द बॉन्ड सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रेगुलर कैडेट्स। यानी कि जैसे एनडीए वाले एक बॉन्ड साइन करते हैं, हम लोगों ने भी आईएनए में किया था, ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। ओके, ओके, अगर मान के चलते हैं इफ एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन आपको पाया जाता है कि आप इनएलिजिबल थे, आपने फेक डॉक्यूमेंट बनाए थे, कुछ भी किया था, तो आपको कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और कोई आपका क्लेम और कंपेंसेशन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और आपको डीबार कर दिया जाएगा फ्यूचर अटेम्प्ट से। ठीक है, यहाँ से तो आपको कैंसिल कर ही दिया जाएगा प्रेजेंट कोर्स से, फ्यूचर के लिए भी आपको क्या जाएगा, आपको डीबार कर दिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट्स टीईएस एंड एनडी एंट्री, यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम और एनडीए का ये जो पैरेलल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, इनका मेडिकल होता है, ये सब आपके काम का नहीं है, इसका यू कैन लीव दिस। ओके, बॉडी टैटू के लिए बेसिक देखिए, अगर आपके कल्चरली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और आपके ट्राइब में वो इम्पोर्टेंट है तो आपको अलाउड होगा टैटू। ठीक है, अंदर में जैसे कुछ लोग नाम लिखते हैं मतलब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो उसके जो प्रोसीजर है या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो दिखाने के लिए, वो सब आपको टैटू पॉलिसी यहाँ पे मिल जाएगी वेबसाइट पे। ठीक है, और इंटरव्यूज की जो एसएसबी की जो डेट और सेंटर है वो चेंज नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप पहली बार आ रहे हैं फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन, ध्यान दीजिएगा, दिस इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन नॉट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंट्री। व्हेन आई वाज इन स्कूल या कॉलेज, उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंट्री होती है, यानी कि एक बार आप टीएस के लिए ले सकते थे, अलाउंस, पैसे, आने जाने का किराया, ये एक बार आप एनडीए के लिए ले सकते थे, ऐसे होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप एनडीए जा चुके तो टीएस के लिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी परमानेंट कमीशन है और टीएस भी परमानेंट कमीशन है, तो आप एक कमीशन के लिए एक ही बार दे सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अगर आप बाद में जाते हैं तो उसमें आप एक बार और ले सकते हैं, तो करियर में आप दो बार ले सकते हैं। और कितना पैसा मिलेगा? एसी थ्री टीयर का जो टू एंड फ्रो का किराया होता है रेलवे का, वो मिलेगा। और बस फेयर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन कम स्लीपर चार्ज। ठीक है, या तो बस का स्लीपर का चार्ज या फिर एसी थ्री टायर का चार्ज,
ये आपको मिलेगा। आपको टिकट लेके जाना पड़ेगा, हार्ड कॉपी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक चीज और है कि अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं एसएसबी में, मेयर क्वालिफाइंग एट एसएसबी इंटरव्यू, आप फिट भी हो गए हैं, इट डज नॉट कंफर्म फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, फिट होने के बाद भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप मेरिट में सेलेक्ट होंगे। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट एसएसबी। तो किसी को कम मार्क्स मिले होते हैं, किसी को ज्यादा मिलते हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि किस, क्योंकि मान के चलिए कि 80 मार्क्स के ऊपर उन्होंने, इमेजिन करते हैं कि 100 में से 80 मार्क्स वाले सब लोग रिकमेंड हुए हैं, तो किसी को 90 मिले हैं, किसी को 81 मिले हैं। तो मेरिट में अगर एक ही सीट अवेलेबल है तो 90 वाले को सीट मिलेगी, 81 वाले को नहीं मिलेगी, जबकि दोनों ही रिकमेंडेड थे और दोनों ही फिट थे। ठीक है, तो आपके एसएसबी के इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। ओके। आपने 12th में कितने मार्क्स लेके आए थे या पुरानी परफॉर्मेंस क्या है, एनसीसी बैकग्राउंड, ये सब मैटर नहीं करेगा, नो रोल टू प्ले। इनकी वजह से आप देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वजह से आपको एसएसबी का कॉल आया। एनसीसी में आप कैसे थे, अगर आप एनसीसी के पार्ट थे तो वो आपका इंटरव्यूअर वगैरह ने कंसिडर कर लिया होगा। ठीक है, या फिर आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी थी, उससे आपको इस परफॉर्मेंस में फायदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उसके बेसिस पे आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैं पिछली बार कॉन्फ्रेंस इन था, इस बार कॉन्फ्रेंस आउट कैसे कर दिया। यू कैन नॉट डू दैट। हर एसएसबी अपने आप में अलग है। ठीक है। और एक चीज और, कुछ लोग को शायद पता है कि नहीं पता है, आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो रेस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 33 क्या कहते हैं कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते मुझे तो राइट टू स्लीप है, मैं तो 8 घंटे सोऊंगा ही सोऊंगा, या फिर मुझे तो राइट टू मैरी है, मैं तो 21 साल का हो गया, मैं तो शादी करूंगा ही करूंगा। ठीक है ना, आर्टिकल 21 में राइट टू मैरी है ना। तो यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज वी हैव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन अस। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसे होती है आर्टिकल 19, आपको नहीं है। आप मूवमेंट ऑर्डर लेके ही मूव कर सकते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ओके। एनी एम्बिग्युइटी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कंसीलमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। तो अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत देते हो, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और फ्यूचर में भी आप बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप joinindianarmy.nic.in पे जाइए, joinindianarmy.nic.in जाए, इससे फीडबैक और क्वेरी का एक ऑप्शन आता है वेबसाइट पे, वहां पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके। और आपकी जो क्वेरीज हैं वो लास्ट डेट के 3 दिन पहले तक ही अगर आई हो तो ही आपका क्वेरी आंसर की जाएगी, वरना नहीं। अब लास्ट डेट देखते हैं क्या है। लास्ट डेट है आपकी 12 जून, 1200 आवर्स। ठीक है, 12 जून आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले यानी कि 9 जून तक की आपकी क्वेरीज आंसर की जाएगी। सो दिस वाज योर टीईएस 10+2 वैकेंसी। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं देना, एनडीए में एग्जाम देना पड़ता है, सीडीएस में एग्जाम देना पड़ता है, इसमें सिर्फ आपने जो जेई का एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे आपको कॉल आता है। थैंक यू सो मच, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, इट इज @bunker bytes 7, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एज वेल। अगर आपको आगे भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी वैकेंसीज, बाकी जॉब्स के बारे में, एसएसबी के बारे में, या और भी कुछ आपकी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। थैंक यू सो मच।